नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि चित्रकला के माध्यम और तकनीक के बारे में, जिसमें अपन ने वाटर कलर में बात की थी, वॉश टेक्निक्स पे बात की थी। तो आज हम पढ़ेंगे तेल तेल रंग, यानी कि ऑयल पेंटिंग्स। ऑयल पेंटिंग कहाँ से चालू हुई इंडिया में, कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, कहाँ सबसे पहले इसको ऑयल पेंटिंग को की जाती थी, ये सब अपन आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बने रहिए। तो चालू करते हैं। तेल तेल रंग यानी ऑयल कलर्स। तेल माध्यम स्थायी है, इस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऑयल नाम से अपन को पता चल रहा है कि इसमें ऑयल यूज़ में आता है, जैसे कि लिंसिड ऑयल आता है। जैसे कि अभी तो ज़्यादातर ये सब बातें, ये वैसे तो बेसिक नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए कि अपन ऑयल पेंटिंग में मीडियम्स क्या होते हैं, क्या क्या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। लिंसिड ऑयल यूज़ में आता है, केरोसिन यूज़ में आता है, तारपीन का तेल होता है, जो टूरपेंटाइन होता है ब्रश धोने के लिए, कलर में भी कभी कभी यूज़ में करते हैं उसको। ठीक है, तो ये पढ़ते अपन। तेल माध्यम स्थायी है, इस पर पानी का प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता। मतलब इसमें छाया प्रकाश के स्वाभाविक व प्रभावशाली ढंग से बनाया जा सकता है। इसमें टेक्सचर देने में सरल रहते हैं। चौड़े चौड़े तुलिका घातों, मतलब चौड़े चौड़े ब्रशों का प्रयोग कर सकते हैं। साधारणतः चित्रण 3 विलेप कोर्स में होता है। पहला लेप छाया, दूसरा में मान व तीसरे में प्रकाश दिखाने के लिए होता है। मतलब कि इसको 3 तरीके से किया जाता है, कि छाया, फिर होता है मान, फिर होता है कि प्रकाश। मतलब कि डार्क से होकर लाइट में जाते हैं इसमें। मतलब कि अपन कुछ भी ऑयल पेंटिंग चालू कर सकते हो। वाटर कलर में क्या होता है कि लाइट से, मतलब कि हल्के हल्के रंग लगा के फिर अपन डार्क करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डार्क डार्क से होके अपन को लाइट में जाते हैं। लाइट लाइट ठीक है। इसको ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो पहले छापे में, ये चीज़ें। लेकिन इसको कौन सी अपने ढंग से भी कर सकते हैं, मतलब कैसे पहले लाइट लगाए या पहले क्या कुछ भी करें। तो तेल रंग में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब तेल चित्रण के विभिन्न धरातल, मतलब कि अपन जो ऑयल पेंटिंग करते हैं, ज़्यादातर सबने नाम सुने होंगे, कैनवास पे की जाती है, ये कैसे क्या क्या जाती है। लेकिन एक बार पढ़ने के लिए बता देता हूँ कि तेल चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार के धरातलों का प्रयोग होता है, जैसे कैनवास, कागज, हार्डबोर्ड, कास्ट फलक कुछ ऐसी चीज़ होती है, कैनवास बोर्ड आदि। कैनवास 2 बार शब्द आ गया। तेल चित्रण के लिए कैनवास का सबसे सुविधाजनक व अच्छा आधार होता है। मतलब कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, मतलब ऑयल पेंटिंग में सबको सही चीज़ माननी होती है, वो होती है कैनवास। कैनवास के ऊपर ही सही चीज़ें होती है। बाकी अपन लकड़ी के बोर्ड भी करते हैं, लेकिन वो उतना सही फील नहीं आता। मतलब कि कैनवास से तात्पर्य अच्छे मजबूत धागे बुनकर तैयार किए श्रेष्ठ कपड़े। मतलब कि एक ये कपड़ा थोड़ा टाइट टाइट कपड़ा होता है, और मतलब कि इसमें कुछ छेद वेद नहीं होते। छेद होते भी है तो भी इसको है ना, अपन लेयर चढ़ा के इसको बंद कर सकते हैं। लकड़ी के फ्रेम में खींचकर तान दिया जाता है। मतलब इसकी फ्रेम भी बना सकते हैं। आजकल तो दो तीन तरह के आने लगे। एक तो कैनवास रोल भी आता है, कैनवास बोर्ड आते हैं, जो उसके पीछे क्या है, एमडीएफ की या किसकी बोर्ड की शीट आती है, जिससे वो बंधे हुए होते हैं। और एक आता है स्ट्रेच कैनवास, जो महंगे आते हैं, लेकिन तीनों मतलब कैनवास तो मिलते हैं इनमें। अथवा लकड़ी के बोर्ड पर चिपका दिया जाता है। कागज़ के अलावा हार्डबोर्ड, कास्ट फलक पर भी चित्रण कर सकते हैं, जिनका चयन कलाकार अपनी आवश्यकता के पसंद अनुसार कर सकता है। मतलब कि ये अपनी चॉइस के ऊपर निर्भर है कि अपन कैसे क्या यूज़ करें। फिर आते हैं कि तैयार कैनवास पर सरेस या प्राइमर का पानी का पतला सा पोत चढ़ाता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि कैनवास, अब अपन जो कैनवास लाते हैं, जो बाहर से अपन जो कैनवास आता है, उसमें क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए कि ये कैनवास है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे छेद होंगे, बहुत सारे। मतलब ये तो बहुत छोटे छोटे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत कम है, लेकिन उस पर बहुत सारे होते हैं। मतलब कि एक तरह के आप छाननी देख सकते हो, छाननी जैसा होता है। इतना भी छाननी जैसा भी नहीं होता, लेकिन जब हम उस पर डायरेक्ट अपन रंग लगा देंगे, तो रंग से क्या होता है कि उसके अंदर जो रंग होता है, जो दूसरी तरफ भी निकलने लग जाता है। जैसे यहाँ से अपन ने रंग लगाया, तो यहाँ से वापस निकलने लग गया, वो पेंटिंग सही नहीं होती, फिर उसे टेक्निकली रॉन्ग बोलते हैं। तो उसको अपन को सही करने के लिए सबसे पहले अपन सरेस या प्राइमर पानी से पतला कर उसे ब्रश से लगा देते हैं। इसको एक सरेस, या इसको अपन एक जेसो भी कह सकते हैं। मार्केट में जेसो आते हैं, जेसो होममेड, रेडीमेड, कहाँ कैसे भी मिल जाते हैं। अपन को अपन घर पे भी बना सकते हैं, जिसमें अपन चौक का बूरा लेके उसका कोन में डाल के, उसको मतलब कोन में डाल के उसके अंदर थोड़ा सा और क्या कहते हैं वाइट कलर ऐड करके अपन कैनवास पे लगा सके, जिससे कि जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और जिससे अपना कैनवास मतलब कि प्राइम हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साइजिंग कहते हैं। साइजिंग मतलब कि गैसो चढ़ाना ऑयल पेंटिंग से पहले। फिर इसके उपरांत प्राइमिंग की जाती है। प्राइमिंग मतलब अपन को कैसा क्या टोन देना है। कैनवास या सफ़ेद जिंक, टाइटेनियम या लेड ऑक्साइड, तारपीन या अलसी के तेल में मिश्रण तैयार करके। मतलब आपने कई ऑयल पेंटिंग या चैनल देखे होंगे, जिसमें आप देखते हो कि जो उनका कैनवास होता है, वो सबसे पहले ब्राउन कलर कर देते हैं, जिसका नाम है ब्रंट सियाना नाम का। ब्राउन कलर करते हैं, जिससे क्या वो थोड़ा अपन को ब्राउनिश नहीं लगता है, जिसको क्या कहते हैं, प्राइमिंग कहता है। मतलब प्राइम कर देते हैं। और जैसो किसको कहते हैं, साइजिंग, मतलब साइज सही करना हो। ठीक है।
छेद बंद करना। तो सबसे पहले अपने ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। तो राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले अपने इंडिया में ऑयल पेंटिंग चालू की। ये तो आपने पिछले लेक्चरों में अगर देखे होगा, ध्यान से देखे हो तो पढ़ा होगा, लेकिन तो भी मैं बता देता हूँ कि और इसमें यूज़ किसका आता है। इसमें अपन को हो गए ब्रश लेने पड़ते हैं, मतलब कि सूअर के बाल के ब्रश होते हैं। बहुत सारे नेचुरल हेयर ब्रश अच्छे लेते हैं, लेकिन आजकल नेचुरल हेयर कम होते जा रहे धीरे धीरे, तो अपन सिंथेटिक हेयर भी ले सकते हैं। जैसे तेल चित्रण के लिए सफ़ेद बालों वाले चिपटी तुलिका उपयुक्त रहती है। यह फ्लैट ब्रश भी कहा जा सकता है। कुछ फ्लैट ब्रश किनारे गोलाई के लिए करते, मतलब इसमें दोनों तरह के ले सकते हो आप। फ्लैट भी ले सकते हो ब्रश, और ये वाले भी ले सकते हो ये। जिससे कि ये ब्रश होते हैं कि अपन को अगर अपन को ज़्यादा डिटेलिंग करनी है तो उसके लिए काम होता है। और ब्रश ये जो होते हैं ये अपन को पोत चढ़ाने के काम आता है फ्लैट ब्रश। वैसे कुछ कैसे भी काम कर सकते हैं, टेक्निक अच्छी हो तो। गोल ब्रश को भी बारीकी काम के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें ये लिख भी रखा है, तो आप देख सकते हैं चित्रण हेतु पैलेट नाइफ। फिर पैलेट नाइफ भी एक चीज़ होती है, मतलब पैलेट नाइफ कलर मिक्स करने के लिए, लगाने के लिए। अगर आप लैंडस्केप या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना रहे हो तो उसके लिए पैलेट नाइफ बहुत काम आते हैं, तो पैलेट नाइफ का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। तेल चित्रण के लिए शुद्ध अलसी का तेल और तारपीन का तेल और वार्निश माध्यम हेतु, मतलब कि अगर अपन देखो जैसे कि वाटर कलर होते हैं, वाटर कलर में क्या होता है कि अपन को पानी चाहिए होता है, पानी से अपन रंग में घोल के उसको पतला जाड़ा कर सकते हैं। उसमें उसकी उसी की तरह इसमें भी है ना, तेल चित्रण में अलसी का तेल, मतलब कि लिंसीड ऑयल बाज़ार में आता है, कैमलिन का आता है, बहुत सारी तरह तरह के ब्रांड्स का आता है। कैमलिन का भी ज़्यादातर लोग लेते हैं, इसलिए नाम ले रहा हूँ। तो कैमलिन का लिंसीड ऑयल आता है जो प्योरीफाइड होता है और ड्राई ऑयल होता है। फिर आता है तारपिन, मतलब टूरपेंटाइन तेल जो ब्रशों को साफ़ करने के लिए होता है। और वार्निश आता है जो पेंटिंग को ज़्यादा दिनों तक चलाने के लिए होता है, ऐसे बचाने के लिए। मतलब वार्निश के बाद, वार्निश सबसे बाद किया जाता है। सबसे पहले अलसी के तेल से अपन मिक्स करके, मतलब कलरों को पतला जाड़ा करके चलाया जाता है। फिर आता है एक्रेलिक चित्रण। एक्रेलिक रंग ये भी एक तरह के ऑयल के आसपास के रंग है। ज़्यादातर अभी लोग एक्रेलिक चित्रण का प्रयोग करते हैं। अब इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? सन 1950 में इनकी शुरुआत हुई। एक्रेलिक माध्यम विकसित व परिष्कृत हो स्थायी चित्रण माध्यम के रूप में आया है। और आगे बढ़ते इसके, और वर्तमान में अधिक प्रचलित हो गया। मतलब इसमें भी दे रखा, ये किताब भली पुरानी होगी लेकिन इसमें बात की रखी कि एक्रेलिक चित्रण अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये भी सही भी है, क्योंकि ऑयल पेंट्स बहुत महंगे आते हैं, तो लोग एक्रेलिक कौन इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक्रेलिक ज़्यादा सूख भी जाते हैं जल्दी देर से। बाकी ऑयल पेंटिंग में तो महीनों लग जाते हैं सूखने के लिए, एक परत चढ़ाओ तो 5-7 दिन तो गए आपके। वर्तमान में अधिक प्रचलित एक्रेलिक रंगों की कई विशेषता, इसके जल रंग माध्यम की तरफ पतले वॉश के रूप में भी, मतलब इसको अपन इसमें अपन चाहे तो अपन ट्रांसपेरेंसी भी ला सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। जैसे जल रंग माध्यम की तरह इसमें पतले वॉश के रूप में, तेल रंग की तरह मोटे मोटे घातों में काम कर सकते हैं। रंग शीघ्र सूखता है जिससे कारण दूसरी सतह पर शीघ्र लगा सकते हैं, मतलब इसे जल्दी बना सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग लेते हैं। और इसमें देख रहे ट्रांसपेरेंसी, और अपन बिना ट्रांसपेरेंसी के भी रख सकते हैं ढंग से, वह कई तरह पौध बनाते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। विभिन्न प्रभाव डालने के लिए इस माध्यम का प्रयोग भी किया जा सकता है। चमक लाने के लिए ग्लॉस मीडियम या मैट मीडियम सहित पारदर्शी प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसके कुछ मीडियम आते हैं एक्रेलिक रंग के, तो अपन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आता है पेस्टल चित्रण। पेस्टल चित्रण आप देखे होंगे कि अपन वैक्स क्लियर करते हैं, वैक्स क्रेयॉन, ऑयल पेंटिंग्स, सॉफ्ट पेस्टल, ये सब वैक्स क्रेयॉन के अंदर आते हैं, मतलब पेस्टल चित्रण के अंदर आते हैं। तो पेस्टल रंगों का प्रयोग 15वीं शताब्दी के आरंभ से 16वीं शताब्दी के दिखाई देने लग गया, मतलब यहाँ से ये चालू हो गया था। कई कलाकारों ने इनका प्रयोग किया, परंतु सबसे सफल रूप में 20वीं शताब्दी के यूरोपीय कलाकार एदार देगा। इसका ये नाम ध्यान रखना है, कई बार ये नाम पूछा जाता है, तो इसका आप ध्यान रखना। जिन्हें इस माध्यम ने अन्य माध्यमों के मिश्रण से नए प्रभाव उत्पन्न किए। पेस्टल रंगों का मुख्य विशेषता इसका धूमिल प्रभाव है। धूमिल मतलब कि धुंधलापन। आप आगे जो पेंटिंग आई उसमें आपको पता चल जाएगा कि पेस्टल, कभी आपने भी चलाए होगे, अगर पेस्टल अगर चलाए हो तो देखना कि वो ज़्यादातर मतलब ऐसे रिजल्ट उनका, मतलब ऐसा आप जैसे सोचते रियलिज्म की तरह नहीं आता, उसका थोड़ा धुंधला टाइप आता है, मतलब कि थोड़ा रफ आता है वो काम। पेस्टल रंग का चित्रण एक माध्यम है जो चित्रण के साथ रेखांकन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कई बार लोग, मतलब जो लाइंस बनाने, काउंटर लाइंस बनाते हैं, मतलब कि जो अपने चित्र की आकृति बनाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। कागज का घिसकर विभिन्न प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, घिसकर वैसे काम करना जाता है। जटिल अध्ययन व तत्वरी प्रभाव हेतु समान रूप में उपयुक्त साधारण या सूखे पेस्टल के अतिरिक्त ऑयल पेस्टल का भी प्रयोग किया जाता है। तेल पेस्टल साधारण पेस्टल रंगों की अपेक्षा में अधिक स्थायी है, मतलब कि जो ऑयल पेस्टल होते हैं वो अच्छे आते हैं, बाकी ये सब होते हैं जैसे सॉफ्ट पेस्टल है तो वो मतलब ख़राब हो जाते हैं, वो वापस निकल जाते हैं, तो उनको अपन फिक्सेटिव आते हैं जिससे अपन सही कर सकते हैं। फिर इसके आगे चलते अपन।
जैसे कि ये देखो आप, ये पेंटिंग अगर आपको नज़र आ रही हो तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये कितनी मतलब रफ बना रखी है, मतलब इसमें कितना अपन को धुंधलापन नज़र आ रहा है। भले ये किताब में छपी हुई है, ये सुहास राय की है पेस्टल चित्र। ध्यान रखना, आप पेंटिंग पढ़ो तो पेंटिंग कुछ कुछ देखो तो आप दिमाग में रखा करो कि ये किसकी पेंटिंग है, ये कैसे क्या पेंटिंग है। राजा रवि वर्मा की कैसे अभी पहले बताई थी। साधारण पेस्टल रंग के चित्रण को उचित तरीके से सुरक्षित और स्थायीकरण करने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए, मतलब जो रंग निकले ना, फिक्सीकरण क्या होता है कि मतलब कि रंग जो है ना, जैसे होता है कि चिपका रहे, मतलब कि पत्ते से चिपका कर रहे, रंग झड़ने लगते हैं। बाजार में स्थायीकरण हेतु फिक्सेटिव स्थायीकरण मिलते हैं, जिसके चित्रण पर स्प्रे करके स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। मतलब बहुत सारी कंपनियों के अपन को फिक्सेटिव मिल जाते हैं, जिससे अपन कलर को फिक्स कर सकते हैं पत्ते पे। फिर आता है कोलाज। कोलाज को सीधा समझे कि कोलाज क्या है, क्या कि कोलाज मतलब आप अगर फ़ोटो खींचते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे फ़ोटो आप एक एल्बम में आप ऐड करते हो, ऐसे बनाते हो। तो इसका मतलब भी यही, कोलाज में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके अपन है ना चित्र बनाते हैं। मतलब कि पत्ते लिए, पेड़ ले लिया, पेड़ की पत्ती ले ली, क्या कुछ भी ले ली, मतलब कि इससे लकड़ी कतरन कुछ भी काट कूट के अपन कुछ कुछ क्रिएटिव चीज़ बनाते हैं। प्रत्येक वस्तुओं को चित्र दलत पर चिपका कर बनाई गई कलाकृति को कोलाज कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये वस्तु पारंपरिक माध्यमों से हटकर कुछ भी हो सकती है, जैसे लकड़ी, कर्तन, मतलब रंग के अलावा कुछ भी हो सकती है, पेंट, ट्रे, ट्यूब आदि। इसका सर्वप्रथम प्रयोग घनवाद में दिखाई देता है। मतलब कि आप जब भी कोलाज अगर देखें तो आप कोलाज में आपको यही मिलेगा कि आपको सबसे पहले पिकासो नाम आपको मिलेगा। पिकासो का नाम, घनवाद की शुरुआत पिकासो ने की थी और ख़त्म भी शायद इन्होंने क्या पता किया था कि रू रू ब्राग रूप से ब्रोक और पिकासो, मतलब पिकासो ने इनका ज़्यादा प्रयोग किया। मतलब कोलाज आप देखने को मिलेंगे तो आपको पिकासो और ब्राक, पिकासो तो मैंने बताया, लेकिन ब्रोक एक बार ये दोनों शब्द आप ध्यान रखना, दोनों कलाकार के नाम। इस पत्ते में प्रयोग किया जाता है। इस पिकासो ने इस पद्धति का प्रयोग किया और इस पद्धति को कलाकार का महत्व प्राप्त हुआ। फिर आता है चित्रण की इस तकनीक से कला सृजनता में नई संभावना और आयाम उपस्थित हुए। फिर फिर आते हैं अपने भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण मतलब कि दीवारों पर। अगर आपने, फिर से मैं बात कह रहा हूँ कि पुरानी वीडियो अगर आपने देखी हो तो फिर आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि भित्ति चित्रण क्या होते हैं, म्यूरल्स क्या होते हैं। भित्ति चित्रण या फ्रेस्को पेंटिंग दीवारों पर की, मतलब इसको भित्ति चित्र भी कहते हैं और फ्रेस्को पेंटिंग मतलब अलग अलग कैसे, जैसे जयपुर फ्रेस्को है, जयपुर फ्रेस्को है, ये फ्रेस्को कहते हैं इसको, दूसरा नाम इसका चित्रकारी कहते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास भित्ति चित्रकला से आरंभ होता है। मतलब कि अपन ने पिछले पढ़ा था कि गुफाओं में, अजंता एलोरा में, वहाँ पर कैसे अपन को चित्र मिलते हैं, जैसे गुफाओं में, जोगीमरा की गुफाओं पर कैसे चित्र मिले अपन को, ये ठीक है। फिर आते सार्वजनिक व निजी भवनों में भित्ति चित्रकलाएँ दिखाई जाती है। मतलब आप कई बार देखते होंगे कि भवनों में या महलों में ऐसे चित्र मिलते हैं। अब तो महलों में क्या, मतलब महलों में मिलते ही है, लेकिन आप देखे होंगे सभ्यता के विकास के साथ ही चित्रण विधि में भी परिपक्वता आती है। भित्ति चित्रण की तकनीक में प्रगति होती गई और इस पद्धति में घेरू, खड़िया, रामरज, हिरमिच, काजल, लार्जवर्थ आदि खनिज रंगों का प्रयोग, मतलब ये सब कलर है, इसका अलग पुराने नाम है ये। अभी अभी मॉडर्न में तो कुछ अलग कहते होंगे, लेकिन ये पुराने नाम है, मतलब ये ट्रेडिशनल रंग है। भित्ति चित्रण में दो पद्धतियाँ प्रचलित है, आला गीला पद्धति और सूखी पद्धति। मतलब अब ये दोनों आ रही है, तो इसमें आपको ये जो पूरा पैराग्राफ आएगा ये पूरा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो पद्धति आएगी, एक तो इटालियन पद्धति आएगी और एक आएगी जयपुर की। तो ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले आती है आला गीला पद्धति। ताजी प्लास्टर हुई भित्ति पर चित्रण कार्य आला गीला पद्धति है। मतलब कि जो गीली गीली जो अपनी जो प्लास्टर होता है उस पर काम करते हैं। इस पद्धति में दीवार बनाते समय चूने या बालू का मतलब है रेत या संगमरमर के चूर्ण का मोटा लेप लगा दिया जाता है। लेप के जम जाने व सूखने से पूर्व हम नम प्लास्टर पर खनिज रंगों को इस प्रकार लगाया जाता है कि रंग में धरातल एक हो जाते हैं और इस तरह से दो पद्धतियाँ प्रचलित हो जाती। मतलब कि ये गीले गीली चीज़ों में जब गीला प्लास्टर जब दीवार पे लग जाता है तो उसके साथ ही गीले गीले में वो कलर लगा देते हैं, जिससे कि वो मतलब उसे आला गीला पद्धति कहते हैं। नम प्लास्टर खनिज रंगों को इस प्रकार लगाया जाता है कि रंग धरातल पर एक हो जाते हैं। मतलब फिर सूखने के बाद कलर और वो प्लास्टर दोनों एक जैसे हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इस तरह की दो पद्धतियाँ प्रचलित है, एक तो इतालवी और दूसरी है जयपुरी। इटालवी पद्धति में गीले चूने के दो भाग बालू मिलाकर भित्ति पर प्लास्टर चढ़ाते, गीली सतह पर ही नुकीली लकड़ी या धातु से रेखांकन कर लेते और खाका को भित्ति पर घेरू पाउडर से मलमल के कपड़े में डालकर उस पर दबाकर रेखांकन कर लेते। ग्रिड की सहायता से मुक्त हस्त मतलब फ्री हैंड या ग्रिड मेथड होता है, आप जानते होंगे ग्रिड मेथड कैसे क्या होता है। किसी ज़्यादातर इसको पोर्ट्रेट कुछ भी पेंटिंग बनाने में अच्छे से डब्बे डिवाइड करते फिर इसके अंदर से चेहरा बनाते जिससे परफेक्टनेस आती है, ग्रिड आती है। फ्री हैंड जो अपन डायरेक्ट हाथ से बना रहे हैं।
सहायता से मुक्त हस्त रेखांकन कर सकते हैं। फिर केवल खनिज रंगों का ही चित्रण इसमें प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये आपने पढ़ लिया। फिर आगे चलते अपन। गीले प्लास्टर में लगाए जाने के कारण रंग प्लास्टर द्वारा शोषित होकर गहरे जाते हैं और बैठ जाते हैं। मतलब प्लास्टर का एक अविभाज्य अंग बन जाते हैं। मतलब ये गीले प्लास्टर में लगाते ही मतलब ये कलर एक साथ हो जाता है। प्लास्टर और कलर में फिर अपन को कुछ अंतर नज़र नहीं आता। मतलब एक हो जाते हैं, कलर तो नज़र आता है लेकिन मतलब सूख जाते हैं, समझ रहे हो। फिर जयपुर की भित्ति चित्रण पद्धति इस प्रकार की है कि प्रचलित नाम आरायश या मोराकाशी, ये बात ध्यान रखना कि भित्ति चित्रण जयपुर की क्या पद्धति का नाम है, आरायश या मोराकाशी है। गीली सतह पर रंग लगाने के बाद उस पर अर्किंग पत्थर या ओपनी से धरातल की घिसाई कर उसमें चमक लाई जाती है। मतलब उसको थोड़ा अपन को घिस दिया जाता है उस पद्धति में, धरातल घिस कर चमक लाई जाती है। सूखी पत्ती में भित्ति को उपरोक्त विधि के से ही तैयार करके उसमें पूर्ण रूप में सूखने के बाद चित्रण किया जाता हुआ कार्य सूखी पद्धति या श्रेणी में आता है। इसमें रंगों के माध्यम हेतु गोंद, सरेस व अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता है। मतलब वही वो पोस्टर कलर की जैसे। भित्ति चित्रण तकनीक में भित्ति को तैयार करके उस पर चित्रण किया जाता है। मिस्र के कलाकार व पुनर्जागरण काल में यूरोपीय कलाकारों ने इस परंपरागत तकनीक के स्थान पर किसी भी माध्यम के चित्रण के भित्ति को सजाया और इसको म्यूरल की संज्ञा दी। मतलब कि इस टेक्निक को उन्होंने भी लिया और उन्होंने कुछ नया नाम दे दिया, उसका नाम था म्यूरल्स। अपनी तरीके से बनाया उन्होंने, ये रूल्स फॉलो नहीं किए और अपने तरीके से बनाया। फिर आता है मणिकुट्टिम। मणिकुट्टिम आप एक ध्यान से देखो, अगर आपने क्या पुरानी फिल्में देखी होगी या मतलब जो हॉलीवुड फिल्में देखी होगी तो उसमें आप देखोगे कि चर्च के जो भी सीन आते हैं वहाँ पर फिर अपन को कांच से बनी हुई पेंटिंग नजर आती है। मतलब दीवारों पे, मतलब जो खिड़कियाँ होती है उनके ऊपर कांच से बनी हुई कुछ पेंटिंग होती है जिसमें कुछ आकृतियाँ होती, उसी मणिकुट्टिम कहते हैं। यह माध्यम 5वीं व 6वीं शताब्दी में ईसाई कला से देखने में आता है। मतलब कि ये ज़्यादातर ये चर्च में यहीं बनाई जाती थी ये पेंटिंगें, इसलिए इसको ईसाई कला से मानते हैं। आरंभ में केवल भवनों में के फर्श तथा फंवारों आदि पर विशेष रूप से मिलता है। भित्ति चित्रों में भी इसकी पद्धति का प्रयोग होने लगा था। चर्च, समाधि गृह, दीवारों और मेहराबों पर इसका कालांतर में होने लगे थे। इस कार्य में रंगीन कांच के टुकड़े को प्रयोग होता है। मतलब रंगीन कांच के टुकड़े लेते हैं जिन्हें प्लास्टर हुई दीवार पर चिपका देते हैं। रंगीन कांच के टुकड़े सुनहरे, लाल, नीले, हरे आदि होते हैं जिन भवनों की आंतरिक प्रकाश की परिवर्तन हो जाता है और कांच के टुकड़े प्लास्टर सूखने के बाद दीवार में जम जाते हैं और आज भी जनसाधारण अपने भवनों में अलंकृत करने हेतु इनको स्थान देते हैं। मतलब कि ये अभी भी चलती रहती है मणिकुट्टिम, जो मतलब कि इसको आप समझिए कि दीवारों पे कांच से बनी हुई पेंटिंग, जो कांच के कलरफुल टुकड़े लेके। फिर आती है मिक्स मीडिया। मिक्स मीडिया का मतलब कि दो चीज़ों को एक साथ मिलाकर, दो माध्यम होते हैं, जैसे ऑयल पेंटिंग हुई, एक्रेलिक को मिला दिया, ऑयल कलर खत्म हो जाते तो एक्रेलिक। इसे एक तरह का पागलपन भी कह सकते हैं कि मतलब कि कुछ खत्म हो गया तो नए नए प्रयोग करते रहते हैं, जो ये इसकी मतलब कि ग्रोथ हुई। दो या अधिक चित्रण माध्यमों को मिश्रित कर नवीन रूप में अभिव्यक्त करना ही मिक्स मीडिया का है मिश्रित माध्यम कहलाता है। जैसे जल रंग में 7 पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग के साथ तेल रंग, पेस्टल रंगों के साथ पोस्टर या तेल रंग के साथ कुछ छापा चित्रण की विविध पद्धतियों में भी मिश्रित कर नए माध्यम को सृजन किया। और इस तरह से प्रयोग द्वारा कलाकार अपनी सृजनात्मक और नई संभावनाओं को वृद्धि करता है। मतलब कि अपनी तरह क्रिएटिविटी को निखारने के लिए उसने अलग अलग माध्यम का प्रयोग किया। अब आते हैं छापा चित्रण, मतलब कि प्रिंटिंग टेक्निक्स। जिस प्रकार कलाकार ने अपने भावों को अभिव्यक्त हेतु चित्र या मूर्ति के सृजन करता है, उसी प्रकार छापा चित्रण भी कलाकार के भाव अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन गई। छापा पद्धति की विभिन्न तकनीक के साथ कलाकार ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को छापा चित्रण में प्रकट किया। अब आगे आते हैं 1450 में गुटनबर्ग में छापा मशीन का आविष्कार से प्रिंटिंग की तकनीक में द्रुत गति से विकास हुआ। 14वीं शताब्दी में यूरोप के कलाकार ड्यूरर ने, ये नाम भी ध्यान रखना, ड्यूरर ने छापा चित्र को कलाकृति के रूप में प्रयोग किया। 20वीं शताब्दी के आते आते कलाकारों ने छापा चित्र को स्वतंत्र माध्यम के रूप में अपना लिया और विभिन्न तकनीक के विकास से छापा चित्र, मतलब पहले जो ये किताबें ऐसे छापने के लिए करते थे, फिर इसको आर्टिस्टों के हाथ में जैसे ये तकनीक आई फिर इन्होंने इसको कला रूप में भी मतलब सम्मिलित कर दिया। विभिन्न तकनीक के विकास ने छापा चित्र ने नई संभावनाओं को बढ़ाया। पूर्व में मिस्र, भारत, अरब, जो ये देश है अपने भारत, मिस्र, अरब देश, छापा चित्रण केवल टेक्सटाइल या मोहर चित्रण है, तो मतलब जो कपड़ों पर मोहर लगाते हैं ऐसे काम करते थे, प्रिंट करना, मतलब सिक्के बनाना रूप में प्रयोग होता था। अब वह व्यावसायिक छापा न होकर कला सृजन का एक माध्यम हो गया, मतलब एक क्रिएटिव हो गया काम, क्रिएटिवनेस के अंदर आ गया ये भी चीज़ें। ठीक है, तो फिर आती है रिलीफ पेंटिंग। रिलीफ प्रिंटिंग सबसे पुरानी तकनीक। इसमें जिस क्षेत्र में छापा नहीं लगाया जाता उस टूल से सहायता से सतह पर काट दिया जाता है और उभरे हुए भाग से रोलर की स्याही लगाकर ब्लॉक या
प्रिंटिंग को मशीन से दबा देकर छाप लिया जाता है। अब जो ये आगे टॉपिक आने वाला है इसको आप अगर मैं आपको समझा तो दूंगा, लेकिन अगर आप यूट्यूब से मतलब एक दो इनकी पुरानी वाली कुछ वीडियो देख लोगे कैसे ये काम करती है, मशीनें कैसे क्या चलती, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ये थ्योरी आप कंप्लीट कर लो, लेकिन प्रैक्टिकल आप देख सकते हो। अगर आप फाइन आर्ट्स में या कहीं पढ़ते हो तो आपको पता होगा इनके बारे में, ये कैसे क्या होता है, छापा कैसे करते हैं। कि मतलब कि कुछ भी एक मतलब जैसे लकड़ी का बोर्ड ले लिया, कुछ लेदर टाइप कुछ ले लिया, तो उसको जो अपन को जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको काट देते हैं, फिर जो अपने आकृति बनानी वो बना देते हैं, फिर उसको काट काट के मतलब इनग्रेव करते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, उनको काट देते, फिर जो बचा हुआ भाग होता है वहाँ पर वो शाई लगा देते और शाई लगा के उसको छाप देते। छापने से क्या वो नई मतलब जो दूसरी सतह पर हो जाता है। इसके प्रचलित तकनीक में लिनोकट और वुडकट आते हैं। लिनोकट और वुडकट ये दोनों मेन चीज़ें, मतलब इसमें ये दो काम करते हैं, लिनोकट और वुडकट। लिनोकट हेतु सादा लिनोनियम शीट का मतलब एक तरह का मतलब कि क्या रबर टाइप शीट होता है जिसे काट काट कर किया जाता है। और वुड कट मतलब एक लकड़ी का होता है जिसको वुड में अपन को थोड़ा घिस मतलब कि क्या कहते हैं खड्डे करके या कुछ भी खोद खोद कर अपन को काम करना पड़ता है। लिनो कट वुड कट धरातल पर काम करने के लिए विभिन्न आकार के टूल्स की सहायता से धरातल पर उत्कीर्ण किया जाता है। ठीक है, ये जैसे कि ये वुड कट का है एग्जाम्पल, जैसे कि वुड कट को छापा फिर ऐसे देखो ऐसा प्रयोग हुआ, मतलब ये जो जो आपको सतह जहाँ पर मतलब शाही लगा ही नहीं रखी वहाँ पर है ना, वो उसने काटा होगा तब जाके मतलब ये काम हुआ। ये किसका चित्र है, हरिन दास का वुड कट है। फिर आते हैं इटेंग्लिव। इटेंग्लिव शब्द इटलवी भाषा का है जिसका अर्थ है इनग्रेव करना या काटना। किसी भी धातु को प्लेट जिंक पर रेखा या टोन्स का उत्कीर्ण किया जाता है। धातु की प्लेट में विभिन्न स्तर बनाने के लिए अम्ल एसिड का प्रयोग किया जाता है। प्लेट में स्याही लगाकर उसे साफ कर दिया जाता है। स्याही की प्लेट के कटे हुए स्थान पर भर दी जाती है। धातु की प्लेट पर स्याही लगाने के बाद पेपर कपड़े अतिरिक्त स्याही को वाइप मतलब साफ कर नम कागज़ को प्लेट पर रखकर इचिंग प्रेस के रोलर से दबा देकर, इचिंग प्रेस रोलर ना हो तो बेलन से भी कुछ दबा सकते, निकाल लिया जाता है। रोलर के दाब से कागज़ में कटे हुए भाग को जोर लगाता है और जिसमें शाही कागज़ ले लेता है। मतलब कि इस तरह के मतलब एक अपन कॉपर की एक शीट होती है उसके ऊपर मतलब इंक से कुछ काम करता है, उसको कुछ इनग्रेव मतलब वही खोदने की तकनीक हुई। इसमें अपने वुड कट और लिनो कट था, इसमें कुछ अलग है। इसके लिए भी एक अलग से प्रेस होती है, इसमें एसिड का प्रयोग होता है और उसमें अपन लेयर बाय लेयर उसमें काम कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह की छापने की चित्र है जैसे आएंगी इसमें, ये टैंक ली हुई ऐसे है। एसिड और इंक से का प्रभाव ऐसा होता है इसमें। ये देखिए एचिंग, इसके बहुत सारे तरीके में से मेजोरिटी ड्राई पॉइंट एचिंग एक्वाटेंट, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इनको अलग से देख लेना एक बार, यूट्यूब पे कहीं वीडियो मिल जाएगी। वैसे तो मेरे को भी मिल गई थी, आपको भी मिल जाएगी। इस विविध के अतिरिक्त लिथोग्राफी, सिल्क स्क्रीन, कोलोग्राफी आदि आते इनके विविध मिश्रित करके भी कला। फिर आती है स्क्रीन प्रिंटिंग, छपाई, मतलब कि कंकुपत्री ऐसे नहीं बनाते टी शर्ट पे छपाई ऐसे कोई। स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई अधिकतर व्यावसायिक कार्यों हेतु प्रयोजन में ली जाती, किंतु 21वीं शताब्दी में स्क्रीन छपाई भी कला कार्यों को अभिव्यक्त करने के माध्यम बन गई। माध्यम में प्रयोग कई कलाकारों ने इनकी कला की नवीनता को छुआ और यह माध्यम भी अन्य माध्यमों की भांति कला में अभिव्यक्त के लिए सशक्त बन गया। स्क्रीन के पहले सिल्क का कपड़ा प्रयोग किया जाता है, अब तो कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सिल्क स्क्रीन के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम डिजाइन तैयार की जाती है और पुराने समय में इस डिजाइन के नकारात्मक नेगेटिव इमेज नहीं होती, नेगेटिव कलर से, और वह सकारात्मक पॉजिटिव फिल्म तैयार की जाती है। और जीरो की ब्लैक एवं वाइट छापा चित्र फोटोग्राफी में होता है। और इसके पश्चात पॉजिटिव डिजाइन के प्रकाश, मतलब कि आप कहीं भी आप आपके बस स्टैंड या कहाँ जाओ तो वहाँ पर अगर आपको वो छापने वाले मिले मतलब छापते उनको आप देखो वो कैसे क्या काम करते, तो आपको उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें फोटोग्राफी ये भी आ जाते हैं। तोड़ने के पश्चात बोलिए सुखाई जाती है। ये बस यही है, ये रामायण हो गया ये पार्ट आज अपना कंप्लीट। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे कला, शिक्षा और समाज। ये तो बहुत बोरिंग चैप्टर है, चलो इसको छोड़ देंगे। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक कला, मतलब इसके बाद तो शायद प्रागैतिहासिक कला ही आएगी। ये सब आप सबका बेसिक था, तो इसके बारे में अब अपना जो सिलेबस चालू होगा, मतलब प्रागैतिहासिक कला, या फिर इसके बाद गुफा चित्रण आएंगे, बौद्धकालीन कला, फिर मूर्ति आई, कहाँ से क्या मिला अपन कौन, फिर आगे और भी चित्रण आते रहेंगे, तो अपन पढ़ते रहेंगे। तो आप इन लेक्चरों में बने रहिए। आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप डाउट पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। मेरे को कुछ गलती हो जाए तो भी आप कुछ कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इन बुकों का जो PDF चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, तो मैं आपको उस कम्युनिटी पोस्ट पे हर एक फ़ोटो डालता रहूँगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और ये किताबें पढ़ते रहिए।
क्योंकि ये किताबें आजकल मिल नहीं रही है, इसको कहीं हो तो मंगा लीजिए, जिससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।